14 नंबर सवाल को जरा ध्यानपूर्वक पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक अभिक्रिया से, नाभिकीय विखंडन से। और आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। इसी तरीके के सवाल जो हैं वो बीपीएससी में भी पूछे जाते हैं। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल पर। ये आपका साइंस का एमसीक्यू का अगला वीडियो होगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि बुक कौन सा है। तो अरिहंत एनसीईआरटी नाम से बुक आती है, अरिहंत एनसीईआरटी एमसीक्यू नाम से बुक आती है, वही बुक है ये। और इसमें जो एनसीईआरटी के एमसीक्यू दिए हुए हैं वो बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छे हैं। लेवल भी अच्छा है, सटीक भी हैं और फैक्ट और एनालिसिस दोनों को कवर किया हुआ है। यहाँ से अगर आप करके जाएंगे तो आप चाहे यूपी का एग्ज़ाम दें, चाहे बिहार का दें, चाहे वो एसआई दें, कोई सा भी एग्ज़ाम देंगे जिसमें भी साइंस पूछा जाता है एनसीईआरटी से, यहाँ से सवाल की गारंटी होती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था 2 सवाल जो सीधे सीधे टीआरई में पूछे गए थे, एक ही चैप्टर से 2 सवाल कॉपी पेस्ट थे। आज भी आपको मैं दिखाऊंगा बहुत सारे सवाल ऐसे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सुबह से बहुत सारे लोग टीचर्स डे विश कर रहे हैं, उन सभी को थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आप खूब प्रगति करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रकाश विद्युत प्रभाव, देखिए किस चीज़ कौन सा चैप्टर है ये, तो ये मॉडर्न फिजिक्स है, आधुनिक भौतिकी है। और यहाँ से भी सवाल 1-2 पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री में चले जाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होता है। वैद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण होता है, प्रकाश ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण होता है। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, बी, प्रकाश ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। यही तो होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ओके, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव में धातु पृष्ठ पर विकिरण आपतित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तथा फोटो इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ओके, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है। प्रकाश को जो वेव माना जाता है और प्रकाश को पार्टिकल भी माना जाता है। तो ये 2 सिद्धांत प्रकाश को मानने के पीछे। तो उसमें वेव सिद्धांत के द्वारा कौन कौन सी घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है, व्यतिकरण की, विवर्तन की, ध्रुवन की, क्वांटम प्रभाव का। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3 का, व्यतिकरण का, ध्रुवन का और विवर्तन का जो एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है किसके द्वारा, कि प्रकाश का वेव का नेचर में भी होता है, इसके द्वारा इसका एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है। तो 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। प्रकाश की द्वितीय प्रकृति यानी कि तरंग कण होती है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार व्यतिकरण, ध्रुवन व विवर्तन की व्याख्या की जा सकती है, जबकि क्वांटम प्रभाव की व्याख्या प्रकाश के कण प्रकृति के आधार पर की जाती है कि प्रकाश एक कण है, एक पार्टिकल के रूप में भी काम करता है। इसके आधार पर आप क्वांटम फिजिक्स की व्याख्या कर सकते हैं। बाकी प्रकाश जो होता है एक वेव होता है, उसके आधार पर इन 3 कॉन्सेप्ट का आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना ज्ञात करने के लिए सोने की पतली पन्नी पर अल्फा किरणों की बम्बारिंग की। अल्फा कण के प्रकीर्णन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अगर आपने 11th 12th में एनसीईआरटी पढ़ी होगी या 9th के एनसीईआरटी में भी दिया हुआ रदरफोर्ड के बारे में, तो रदरफोर्ड का गोल्ड वाला जो एक्सपेरिमेंट था, सोने की पतली सी परत लेकर उस पर अल्फा किरणों की बम्बार्डिंग, मतलब अल्फा किरणें बहुत सारी डाली गई, तो बहुत सारी किरणें तो पास हो गई, एक किरण जो है वापस आ गई थी और कुछ किरणों में डाइवर्जेंस भी देखा गया था। इसी के बारे में पूछा गया है आपसे। तीसरे का आंसर बताना है आपको। अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पथ से बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। अल्फा कण हीलियम परमाणु के नाभिक हैं। अल्फा कण ऋणावेशित कण होते हैं। परमाणु का समस्त द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित रहता है। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1, 2, 4। अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पथ से बिना विक्षेपित हुए सीधे पार निकल जाते हैं। मैंने आपको बताया ना कि अधिकांश कण जो तरंगे थी, अल्फा तरंगे, वो सीधे बाहर निकल गई। कुछ किरणों में जो है वो डाइवर्जेंस आता है और कुछ किरण जो होती है, एक किरण वापस लौट जाती है, जिससे हमें परमाणु के बारे में पता चला था। और देखिए 1, 2, 4 है इसका आंसर, यानी कि अल्फा किरण हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं। परमाणु का समस्त द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित रहता है। 1, 2, 4 यहाँ पर सत्य दिया हुआ है, ए आंसर हो जाएगा। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1919 से परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बम्बारिंग की थी। अल्फा कण हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं। अल्फा कण प्रकीर्णन से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए थे। कौन कौन से निष्कर्ष मिले थे, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अगली बार निष्कर्ष ही पूछा जा सकता है आपसे। अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पथ
यानी कि जो गोल्ड का था से बिना विक्षेपित हुए सीधे पार निकल जाते हैं। कुछ अल्फा किसी धनावेशित वस्तु से विक्षेपित हो जाते हैं। कुछ अल्फा हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं। कुछ अल्फा की प्रकीर्णन होकर पुनः वापस लौट आते। इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला था कि परमाणु का समस्त धनावेश एक अति सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं, और नाभिक का कॉन्सेप्ट इसी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि अल्फा कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं। इसीलिए यहाँ पर तीसरा कथन गलत दिया हुआ था। लेजर का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है विकिरण के उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन, यही इसका अर्थ होता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यही होता है लेजर का फुल फॉर्म, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यही होता है लेजर का फुल फॉर्म। बी आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, लेजर से सवाल पूछ लिए जाते हैं। नाभिक में धन आवेश प्रोटॉनों का होता है। परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन उनके नाभिक में स्थित होते हैं। किसी परमाणु में प्रोटॉनों की कुल संख्या उनकी द्रव्यमान संख्या होती है। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल और केवल 1 यहाँ पर सत्य दिए हुए हैं, दूसरा और तीसरा यहाँ पर असत्य दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। परमाणु का समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक होता है। नाभिक में धन आवेश प्रोटॉन का ही होता है। प्रोटॉन पर एकांक मूल आवेश होता है और एक अस्थायी कण है। कथन 2 और 3 असत्य है, क्योंकि किसी परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के बाहर ही होते हैं। किसी परमाणु के नाभिक के बाहर इन इलेक्ट्रॉनों को संख्या उनके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। जब किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल संख्या का योग होती है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। समस्थानिक के नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। समस्थानिक समभारिक आइसोटोप और आइसोबार के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। आइसोबार ऐसे नाभिक होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। नाभिकों के परमाणु क्रमांक समान होने पर नाभिक सब न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। छठे का आंसर क्या हो जाएगा? सत्य कथन आपसे पूछा गया है, पहला और दूसरा सत्य है, इसमें तीसरा गलत दिया हुआ। ऊपर ही मैंने पढ़ा था सम न्यूट्रॉनिक किसको कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिए गए कथन में 1 और 2 सत्य हैं। समस्थानिक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान रहती है, परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण से इनके भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं। ओके, जैसे हाइड्रोजन का हाइड्रोजन हो जाता है, ड्यूटेरियम हो जाता है, उसी प्रकार से पूछा गया है। समभारिक नाभिकों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या समान होती है, अर्थात इनके द्रव्यमान संख्या हमेशा समान होती है तथा इनके रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। कथन 3 क्यों सत्य था? क्योंकि सम न्यूट्रॉनिक नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। सम का मतलब ही होता है समान, लेकिन परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या इनमें भिन्न भिन्न होते हैं। इस अंतर को जरूर ध्यान में रखिएगा। सम न्यूट्रॉनिक में और ऊपर में जो अंतर दिया हुआ था, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है तब क्या होता है, या अलग अलग होती है तब क्या होता है। समभारिक और जो समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप और आइसोबार, इनसे सवाल पूछे जाते हैं जनरली, इसीलिए कह रहा हूँ। अगले सवाल पर चलते हैं। आइंस्टाइन के विशिष्ट आपेक्षिक सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी व E = mc² जो है ना, उसी के बारे में पूछ रहा है आपसे। ओके, द्रव्यमान ऊर्जा का ही दूसरा रूप है E = mc²। E क्या है? यहाँ पर एनर्जी है, m मास है और c क्या है? देखिए c भी कांस्टेंट है और E तो आपको निकालना ही है। ये क्या है? द्रव्यमान है m, और c क्या है? तो लाइट की स्पीड होती है। तो यही फॉर्मूला है। द्रव्यमान ऊर्जा का ही दूसरा रूप है। द्रव्यमान ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों में परिवर्तित कर सकते हैं। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही दिया हुआ है। E = mc², यानी कि लाइट के स्पीड अगर आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, एनर्जी को मास से डिवाइड कर देंगे तो आपको c² जो है वो लगभग उसके बराबर आना चाहिए। बहुत ही कॉम्प्लेक्स फार्मूला होता है ये, छोटा सा बस दिखता है ये, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कई सारे लोग तो इसको गॉड इक्वेशन भी बोलते हैं, जिस पर मास जो है वो एनर्जी में जब बदलने लग जाएगी तो कितना आसान हो जाएगा चीज़ें। देखिए क्या लिखा हुआ है, आइंस्टीन अपने विशिष्ट आपेक्षिक सिद्धांत के आधार पर यह दर्शाया कि द्रव्यमान ऊर्जा का ही दूसरा रूप है और द्रव्यमान ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूप जैसे गतिज ऊर्जा इत्यादि परिवर्तित कर सकता है तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में रूपांतरित करना भी संभव है। अभी तक तो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं हुआ है। इसके लिए आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध दिया था। E = mc² का जो इक्वेशन है ये उसने दिया था। m द्रव्यमान है और c क्या है? प्रकाश का वेग है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, देखिए यहाँ पर मैच करना है आपको। रेडियो एक्टिव 6 नाभिक और कण, इनको मैच कीजिए। अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण, इसको एक बार मैच करने की कोशिश कीजिए। देखिए अल्फा 6 का मतलब क्या होगा? हीलियम।
और बीटा 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, गामा 6 फोटोन हो जाएगा। 2 1 3 होना चाहिए, सी आंसर होना चाहिए इसका, सी ही दिया हुआ है। रेडियो एक्टिविता एक नाभिकीय परिघटना है जिसमें अस्थायी नाभिक क्षयित होता है, इसे रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं। देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं उनका मतलब क्या होता है, अगर आप यूरेनियम लाकर अपने घर में रख देंगे तो उनसे अपने आप ही अल्फ़ा बीटा और गामा की किरणें जो होती हैं वो उत्सर्जित होती रहती है। क्या बोला मैंने, अल्फ़ा बीटा और गामा की जो किरणें होती हैं उत्सर्जित होती रहती हैं, जिससे आपका घर जो है वो ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा। सोचिए लोहा को अगर आप घर में रखते हैं तो घर गर्म होता है क्या, नहीं, लेकिन यूरेनियम के थोड़ा सा ही सा रख दिया जाए तो आपका घर गर्म हो जाता है। इसी को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है। ये कई बार नुकसानदेह भी होता है हमारे लिए, डायरेक्ट संपर्क में आने पर ये भारी नुकसान पहुंचाता है। प्रकृति में 3 प्रकार के रेडियो एक्टिव क्षय होते हैं, अल्फा क्षय, बीटा क्षय और गामा क्षय होते हैं। अल्फा क्षय में हीलियम नाभिक उत्सर्जित होते हैं, बीटा क्षय में इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, गामा क्षय में ऊर्जा फोटोन उत्सर्जित होते हैं। ओके, नाभिकीय विखंडन संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक न्यूट्रॉन प्रेरक नाभिकीय प्रक्रिया है। नाभिकीय विखंडन के बारे में पूछा गया है। इससे मुख्य उत्पाद यूरेनियम होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। नाभिकीय विखंडन के संदर्भ में कथन 1 और 2 सत्य दिया हुआ है। नाभिकीय विखंडन एक महत्वपूर्ण न्यूट्रॉन प्रेरक नाभिकीय प्रक्रिया है। जब किसी यूरेनियम समस्थानिक पर न्यूट्रॉन से प्रहार कराया जाता है तो वो 2 माध्यमिक द्रव्यमान वाले नाभिकीय खंडों में विखंडित हो जाता है। इस प्रक्रिया को अभिक्रिया के माध्यम से नीचे दर्शाया गया है। यही अभिक्रिया है जिसके द्वारा नाभिकीय विखंडन जो होता है वो पॉसिबल होता है। इसका मुख्य उत्पाद यूरेनियम है तथा यूरेनियम 235 है, ये भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर ये विखंडित उत्पाद रेडियो एक्टिव नाभिक होते हैं। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक अंत में अस्थायी रूप से प्राप्त न हो जाए, इसीलिए कई बार अनकंट्रोल्ड भी हो जाता है। ओके, नाभिकीय रिएक्टर संबंधी निम्न कथनों विचार कीजिए। नाभिकीय रिएक्टर के बारे में पूछा गया, जिससे बिजली बनाते हैं हम लोग, उसके बारे में पूछा गया है। नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त से विद्युत उत्पादन होता है, प्राप्त ऊर्जा से विद्युत उत्पादन होता है। नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है, बताइए। रिएक्टर में भारी जल अवमंदक की तरह कार्य करता है। जो वहाँ पर भारी जल का उपयोग किया जाता है, D2O का उपयोग किया जाता है। इसमें रक्षक क्षारों का उपयोग नहीं किया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 10 का 1 और 2 यहाँ पर सत्य दिया हुआ है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त ऊर्जा से विद्युत उत्पादन होता है। रिएक्टर भारी जल अवमंदक की तरह कार्य करता है और ग्रेफाइट के क्षारों का उपयोग किया जाता है, तो इसलिए तीसरा का सत्य है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त ऊर्जा से विद्युत उत्पादन होता है। इन रिएक्टरों में भारी जल का उपयोग अवमंदक की तरह किया जाता है। इन रिएक्टर के प्रमुख भाग होते हैं, ईंधन यूरेनियम होता है, उसमें ईंधन यूरेनियम, अवमंदक में ग्रेफाइट और भारी जल होता है। नियंत्रक क्षार में कैडमियम क्षार का उपयोग किया जाता है। किसका, कैडमियम क्षार में किया जाता है नियंत्रक क्षार के रूप में। शीतलक में भारी जल, द्रव ऑक्सीजन इत्यादि का उपयोग होता है। परिरक्षक आवरण में सीमेंट व कंक्रीट तूत आवरण बनाया जाता है इसके चारों तरफ, जिससे क्या हो, इसके रेडिएशन बाहर ना निकल पाए। इसलिए यहाँ पर इसको ध्यान में रख सकते हैं आप, क्योंकि ये सीधा सीधा पूछा जाता है। रिएक्टरों में रक्षक क्षार का उपयोग किया जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित होता है, तो नाभिकीय विखंडन पर होता है। देखिए यहाँ पर अगर नियंत्रक को हम हटा लें तो ये क्या बन जाएगा, ये परमाणु बम का काम करने लग जाएगा। नियंत्रक क्या करता है, देखिए 3-3 में डिवीजन होता जाता है यूरेनियम का, 3 बनते हैं तो नियंत्रक क्षार क्या करता है, इनमें से 2 को रख लेता है, सोख लेता है और 1 को फिर आगे बढ़ा देता है। इससे क्या हो जाता है, ये जो रिएक्शन है ये पूरा का पूरा बैलेंस हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, उससे बिजली बनाना संभव हो पाता है, नहीं तो वो बम बन जाएगा 2 मिनट के अंदर। ओके, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित युक्ति है जिसमें विमुक्ति होने वाली बृहत ऊर्जा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन से ही उत्पन्न होती है। निम्न से कौन सा कथन असत्य दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ताप नाभिकीय संलयन बहुत कम दाब पर संभव है। जो असत्य दिया हुआ है यहाँ पर, नाभिकीय संलयन में 2 हल्के नाभिक मिलकर अपेक्षाकृत बड़े नाभिक बनाते हैं। ऊर्जा की उपयोगी मात्रा उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय संलयन स्थूल द्रव्य में होना चाहिए, और इसमें दिया हुआ है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पर सी यहाँ पर असत्य दिया हुआ है। पढ़ देता हूँ मैं, ये भी तो सत्य है लेकिन 3 असत्य है। ताप नाभिकीय संलयन बहुत उच्च ताप और दाब पर ही हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर 3 जो है वो असत्य दिया हुआ था। बाकी ए और बी जो है वो सत्य दिया हुआ है। अगला सवाल है आपका कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है किसके द्वारा, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। वहाँ पर कौन सा, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। आपने सुना होगा कि पृथ्वी पर आर्टिफिशियल सन बनाने की बात हो रही है, जिसमें क्या होगा, जो बिजली उत्पादन के लिए जिसका उपयोग किया जाएगा, टोकामक मशीन। कौन सा मशीन मैंने बोला,
टोकामक मशीन का उपयोग किया जाएगा। टोकामक मशीन, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और ये चीन जैसे देशों में भी चल रहा है, यूरोपियन यूनियन भी बना रहा है, फ्रांस से बनाया जा रहा है, जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है। और उससे बिजली उत्पादन अगर होता है तो उसका टेक्नोलॉजी हमें भी मिल सकता है। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया को पृथ्वी पर कराने की कोशिश की जा रही है। इससे क्या होगा, ऊर्जा के असीमित भंडार मिल जाएंगे। जो एनर्जी का हमेशा संकट बना हुआ रहता है वो पूरे पृथ्वी के लिए हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा वो। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन और हीलियम का बना होता है। सूर्य के क्रोड का तापमान, जो उसका कोरो होता है, उसका तापमान 15 गुना 10⁻7 केल्विन है। इस पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। इसमें होने वाली संलयन प्रक्रियाओं में औसत भुजाओं से बहुत अधिक ऊर्जा वाले प्रोटॉन भाग लेते हैं। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यही वो सवाल था जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था। देखिए पीसीएस में पूछा जाता है इस तरह के सवाल। इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से उनको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सी आंसर होना चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से तो इसका आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया ही ये तो है। जो नाभिकीय संलयन है या नाभिकीय विखंडन है, ये रासायनिक केमिकल रिएक्शन ही तो है एक तरह से, तो वो भी होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ए दिया है इसका आंसर। ओके, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है। तो हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, तो यह ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन है। ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला चैप्टर ही आ गया है आपका। अगला चैप्टर कौन सा है, तो अर्धचालक व इलेक्ट्रॉनिकी है। इसके कुछ सवाल हैं, उसको कर लेंगे, फिर हमारा केमिस्ट्री शुरू हो जाएगा। वैसे कुछ केमिस्ट्री का हिस्सा तो ये सब भी आता है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ये सब तो केमिस्ट्री का भी हिस्सा होता है। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। अर्धचालक सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है आपसे। जो सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम होता है उसके बारे में आपसे बात कर रहा है। केवल इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, केवल होल्स के द्वारा, इलेक्ट्रॉन और होल्स के द्वारा, ना इलेक्ट्रॉन के द्वारा ना ही होल्स के द्वारा। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स के द्वारा ही अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। इलेक्ट्रॉन और होल्स के द्वारा होता है। इसको ध्यान में जरूर रखिएगा, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है ये। पिछले साल भी 68वीं में 2 सवाल पूछे गए थे आपके, मॉडर्न फिजिक्स से और सेमीकंडक्टर्स वगैरह से। ओके, डायोड से भी एक सवाल पूछा गया था, जो इसी चैप्टर से सवाल था, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उसी सवाल को बदल के पूछा गया था। देखिए यहाँ पर होल्स दोनों का उपयोग होता है। एक शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अपद्रव्य ना मिला हो, नज अर्धचालक, नेज अर्धचालक कहलाता है। ओके, अगला है, निम्न से कौन से अर्धचालक हैं, सिलिकॉन, क्वार्ट्ज, सिरेमिक्स, जर्मेनियम। इसका आंसर हो जाएगा सी 1 और 4, यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हैं ये मुख्य रूप से अर्धचालक का काम करते हैं। क्वार्ट्ज एक खनिज है, यह रेत और ग्रेनाइट का मुख्य घटक होता है। यह पारदर्शी रंगहीन कठोर पदार्थ होता है। इसका उपयोग प्रिज्म के निर्माण में किया जाता है। क्वार्ट्ज का उपयोग मुख्य पदार्थों के निर्माण, उनके तकनीकी लक्षण, निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल संबंधित उपयोग को सिरेमिक्स कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगला सवाल है आपका कि किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि घट जाता है। प्रतिरोध, रेसिस्टेंस जो है वो घट जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई अर्धचालक ले लीजिए, सिलिकॉन ले लीजिए आप, उसको आप जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, इससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन से ही तो चालकता आती है, कंडक्टिविटी उसी से तो आती है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही तो कंडक्टिविटी आती है, जिसमें जितना ज़्यादा होगा वो उतना अच्छा कंडक्टर होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी जो होती है, प्रतिरोध जो होता है वो घट जाता है। अर्धचालक का प्रतिरोध विद्युत चालक या कुचालकों के बीच में होता है। देखिए एक तो होता है इंसुलेटर, जैसे लकड़ी हो गया, सूखी लकड़ी, वो क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया। सिलिकॉन हो गया, वो क्या हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया। और आपका जैसे चांदी ले लीजिए या एल्यूमिनियम या तांबा, ये क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। और एक होते हैं सुपर कंडक्टर, जिसमें रेसिस्टिविटी जो होती है, प्रतिरोध जो होता है वो टेंड्स टू जीरो होता है या टुवर्ड्स जीरो होता है, लगभग बराबर के जीरो के बराबर होता है। रेसिस्टिविटी जीरो नहीं होता है, पृथ्वी पर संभव ही नहीं है जीरो रेसिस्टेंस हो कहीं भी, लेकिन लगभग जीरो के बराबर होता है। कंडक्टर में होता है रेसिस्टिविटी, लेकिन बहुत ही कम होता है। लेकिन सुपर कंडक्टर से ज़्यादा रेसिस्टिविटी कंडक्टर में होता है। जो सेमी कंडक्टर होते हैं इसमें रेसिस्टिविटी अच्छी खासी होती है, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर इनमें विद्युत प्रवाहित हो सकती है। और इंसुलेटर में आप कुछ भी कर लीजिए, उसमें विद्युत प्रवाहित कभी भी नहीं हो सकती है। ओके, तो बी आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रख सकते हैं आप। अगला है, निम्न कथन और कारण को पढ़िए और उसका सही जवाब देना है। अर्धचालकों का मादन करने पर इनकी चालकता बढ़ती है। मादन करने से अर्धचालकों का ताप बढ़ जाता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ए सही है किंतु आर गलत है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कथन ए सही है किंतु आर गलत है। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई उपयुक्त अशुद्धि अल्प मात्रा मिलाई जाती है तो इसकी चालकता में कई गुना वृद्धि हो जाती है। यह क्रिया मादन या डोपिंग तो आपने सुना होगा, डोपिंग इसी को कहा जाता है। क्रिकेट वाला डोपिंग अलग होता है,
उसका भी कुछ कुछ ऐसा ही अर्थ होता है, लेकिन ये अलग है। डोपिंग का मतलब क्या होता है, किसी अर्धचालक में आपने कोई मिश्र धातु या कोई और धातु मिला दिया जिससे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई है। ओके, इस प्रकार के पदार्थों को अपद्रवी अर्धचालक कहते हैं। इनकी चालकता में वृद्धि अपमिश्रक के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण होती है। अतः डोपिंग करने से अर्धचालकों के ताप में कोई वृद्धि नहीं होती, बल्कि उनकी कंडक्टिविटी पर प्रभाव पड़ता है, उनकी कंडक्टिविटी बढ़ सकती है। ओके, अगला सवाल है आपका कि निम्न कथनों विचार कीजिए। एन प्रकार के अर्धचालक में देखिए, एन प्रकार के पी प्रकार के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल्स होते हैं। परम शून्य ताप पर अर्धचालक की चालकता सर्वाधिक होती है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 5 का आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 सही है। अर्धचालक की चालकता परम शून्य ताप पर सर्वाधिक नहीं न्यूनतम होती है, इसलिए तीसरा गलत दिया हुआ है। जर्मेनियम और सिलिकॉन में पंच संयोजन ताप अपमिश्रित करने से एन प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है। तत्व अपमिश्रित करने से है, मैंने ताप बोल दिया था, तत्व को अपमिश्रित करने से एन प्रकार का अर्धचालक बनते हैं। ओके, अगला क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक तथा होल अल्पांश आवेश वाहक बन जाते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। इसी प्रकार जर्मेनियम और सिलिकॉन में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिश्रित की जाती है तो पी प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है। इनमें होल्स बहुसंख्यक आवेश वाहक तथा इलेक्ट्रॉन अल्पांश आवेश वाहक होते हैं। कथन 3 असत्य है, क्योंकि परम शून्य ताप पर अर्धचालक की चालकता शून्य हो जाती है, अर्थात यह अचालक की भांति इंसुलेटर की भांति काम करने लग जाता है परम शून्य ताप पर। पीएन संधि डायोड का उपयोग निम्न से किस में हो सकता है। यही सवाल आपसे पूछा गया था अलग तरीके से 68वीं बीपीएससी में। उल्टा कर देखिए, पेपर मिल जाएगा आपको डायोड वाला, एनसीईआरटी से डिट्टो कॉपी पेस्ट किया गया था। सवाल का प्रकृति दूसरा था, लेकिन कॉन्सेप्ट यही था। डायोड के आधार पर ही कॉन्सेप्ट आपसे सवाल पूछा गया था। पीएन संधि डायोड का उपयोग निम्न से किस में हो सकता है। दीर्घकारी के रूप में, जनित्र के रूप में, प्रकाश का उत्सर्जक डायोड के रूप में, ट्रांसफार्मर के रूप में। छठे का आंसर क्या हो जाएगा, सी 1 और 3 हो जाएगा। दृष्टिकारी के रूप में और प्रकाश उत्सर्जक लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी के रूप में बोल रहा है, तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। दृष्टिकारी तथा प्रकाश उत्सर्जक डायोड के रूप में पीएन संधि डायोड का उपयोग होता है। अर्धचालक डायोड मूल रूप से पीएन संधि ही होता है। यह किसी डायोड के सिरों पर कोई प्रत्यावर्तित वोल्टता यानी कि एसी करंट की तो यह प्रत्यावर्तित वोल्टता का दृष्टिकरण कर देता है। बहुत ही खराब हिंदी लिखा है, आप इसको याद रखिएगा। 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा चौथा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अगले सवाल पर चलते हैं। जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है किस में, यही सवाल पूछा गया था। देखिएगा एक बार उल्टा कर आपको मिलेगा। इसका आंसर ए, वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है। जेनर डायोड एक विशिष्ट प्रयोजन अर्धचालक डायोड है जिसका नाम आविष्कारक सी जेनर के नाम पर रखा गया। इसका उपयोग वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है। वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। अगला है 8 नंबर की प्रकाश चालकीय डायोड का उपयोग प्रकाशीय संकेतों के संसूचन में किया जाता है। प्रकाश के संकेतों को भेजने के लिए किया जाता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी का उपयोग चोर घंटी संयंत्रों, प्रकाश संचारण आदि में किया जाता है। एलईडी तप्त दीप्त लैंपों की तुलना में बहुत कम उपयोगी होती है। सौर सेलों का उपयोग इलेक्ट्रिक युक्तियों तथा अंतरिक्ष यानों में किया जाता है। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। 1, 2 और 4 यहाँ पर सही दिया हुआ है। तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। उपयोग से सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं डायोड वगैरह में। ओके, एक्सप्लेनेशन क्या पढ़ूँ मैं इसका, ये तो आपका एप्लीकेशन हो गया। एकीकृत परिपथ का उपयोग निम्न से किस में हो सकता है। सीडी प्लेयर में, टेलीविज़न में, सेल फोन में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इन सभी में। सभी वैद्युत युक्तियाँ जैसे कार, टेलीविज़न, सीडी प्लेयर, सेल फोन इत्यादि में एकीकृत परिपथ लगे होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप की बात कर रहा है, आईसी की बात कर रहा है, इंटीग्रेटेड सर्किट की बात कर रहा है। चिप नहीं, चिप अलग होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट की बात कर रहा है। तथा सभी कंप्यूटर प्रणालियों में एकीकृत परिपथ भी होता है, उसमें भी लगा होता है। और सिलिकॉन और जर्मेनियम का मुख्य रूप से उपयोग किस में होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में होता है। सिलिकॉन चिप का जो आपने नाम सुना है, जो मैंने चिप पर एक वीडियो भी डाला था स्टडी फॉर ज्ञान चैनल पर, जिस पर आप जाके एनालिसिस ज़रूर देखिएगा। जो लॉजिक चिप बनाए जाते हैं, 3 तरीके के सिलिकॉन चिप बनते हैं। एक होता है आपका लॉजिक चिप, सुनिएगा ध्यानपूर्वक। एक होता है मेमोरी चिप और एक होता है एडवांस चिप। एडवांस कंप्यूटिंग चिप का उपयोग किया जाता है बहुत ही सुपर पावर वाले कंप्यूटर में, सुपर कंप्यूटर्स में, या फिर बहुत बड़े जो हथियार ऑटोमेटिक बनते हैं या ऑटोमेटिक कार जो बनते हैं उनमें, सेल्फ ड्राइविंग वाले कार, सेटेलाइट, इन सब में एडवांस सिलिकॉन चिप का उपयोग किया जाता है।
हथियार जो ऑटोमेटेड बनने लग गए हैं बहुत सारे, जिनमें इंसान की ज़रूरत नहीं है, उन सब में एडवांस चिप का उपयोग किया जाता है। मेमोरी चिप का उपयोग सामान्य तौर पर मेमोरी के लिए ही किया जाता है, किसी चीज़ के स्टोर वगैरह करने के लिए। लॉजिक चिप का उपयोग जैसे आपके फ़ोन में जो आपका प्रोसेसर लगा हुआ है वो सिंपल प्रोसेसर होता है, स्नैपड्रैगन वगैरह का जो आप लगवाते हैं या किसी और का लगाते हैं, क्वालकॉम वगैरह का, तो वो सब क्या है, तो सब लॉजिक चिप होता है। कंप्यूटर जो आपका है, लैपटॉप जो है घर में आप यूज़ करते हैं, इंटेल वगैरह का जो आपका उस पर चिप लगा होता है, वो भी लॉजिक चिप ही होते हैं, साधारण चिप होते हैं वो। सुपर कंप्यूटर और एडवांस चिप की तुलना में वो साधारण चिप होते हैं। ओके, तो इन तीनों चिप के बारे में भी ध्यान रखिएगा। ये सब किसके जो उपयोग से बनते हैं, तो सिलिकॉन के उपयोग से बनते हैं, सिलिकॉन के उपयोग से बनते हैं। ओके, अगला है एकीकृत परिपथ ट्रांजिस्टर, प्रतिरोध, संधारित्र आदि से बना होता है। माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा आईसी होता है जो किसी कंप्यूटर में सभी सूचनाओं को संचालित करता है। माइक्रो प्रोसेसर, यही प्रोसेसर की मैं बात कर रहा था, यही 3 प्रकार का होता है, लॉजिक, मेमोरी और एडवांस माइक्रो प्रोसेसर। इसी के एडवांस में बोल दिया जाता है कि ये आईसी चिप है। आईसी चिप का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट वाला चिप है, सिलिकॉन चिप भी कहा जाता है इसको। ओके, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोनों को दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए हुए हैं। ओके, अगला टॉपिक है आपका कौन सा है, अगला है आपका केमिस्ट्री। शुरू कर देता हूं मैं आज, कम से कम अगले वीडियो में इसको बाकी पूरा करेंगे हम लोग। निम्न से कौन सा इलेक्ट्रॉन का गुण नहीं है, इलेक्ट्रॉन का गुण नहीं है ये पूछा गया है आपसे। इलेक्ट्रॉन कैथोड किरण का घटक होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश वाला कण होता है, और इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होता है, इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होता है। पहले का आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन का गुण नहीं होता है, सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सी इलेक्ट्रॉन का गुण नहीं है। इलेक्ट्रॉन का विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा विक्षेपित ना होकर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड द्वारा विक्षेपित होता है, डाइवर्जेंस उसमें हो सकता है। इलेक्ट्रिक क्षेत्र द्वारा वो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड का उस पर प्रभाव पड़ता है। ओके, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश वाला कण होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा इसको। परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे थॉमसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर कर दिया था। ये अलग अलग मॉडल दिया गया था नील्स बोर के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, तो इनको आपको पढ़ना चाहिए। जे थॉमसन के द्वारा इनको आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर से सवाल पूछे जाते, थ्योरी पोर्शन है केवल ये, और इसमें कोई आपका कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस सबकी थ्योरी है अलग अलग परमाणु को लेकर। ओके, दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा सी। दोनों को दोनों स्टेटमेंट जो यहाँ पर दिया हुआ है बिल्कुल सत्य दिया हुआ है, दोनों कथन सत्य हैं। परमाणु संरचना के संदर्भ में कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। परमाणु संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे थॉमसन के द्वारा 1897 ईस्वी में कैथोड किरण नालिका का उपयोग करके प्रस्तुत किया गया था। नील्स बोर ने वर्ष 1913 में मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग कर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया था, तो नील्स बोर ने किया था 1913 में। मैक्स प्लांक ने जो क्वांटम सिद्धांत दिया था उसका उपयोग करके रदरफोर्ड की जो खामियां थी उसको दूर करने की उसने कोशिश की थी। निम्न से कौन सा किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है, तो परमाणु क्रमांक जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है, वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को प्रोटॉनों की संख्या के सबसे सही निर्धारित करती है। परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु संख्या एक परमाणु उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को बताती है। परमाणु क्रमांक को जेड से निरूपित करते हैं। परमाणु को उदासीनता को बनाए रखने के लिए किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, और अगर ये बराबर नहीं होता है तो उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। ओके, परमाणु की संरचना के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। समान तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान है किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। क्या बोला है, परमाणु क्रमांक समान है किंतु भार भिन्न भिन्न है। विभिन्न तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हैं किंतु परमाणु भार समान होते हैं समभारिक कहलाते हैं। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होते हैं सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। चौथे के आंसर क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया हुआ है, जरूर ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कौन सा दिया हुआ, देखिए आइसोटोप हो जाता है समस्थानिक, आइसोबार कहते हैं समभारिक को, और आइसोटोन्स कहा जाता है सम न्यूट्रॉनिक को। इंग्लिश में ही याद रहेगा तो उसी को ध्यान में रखिए, लेकिन ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं ये, केमिस्ट्री में बेसिक टॉपिक है ये। परमाणु में एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर क्या हो जाएगा, परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है, ए आंसर हो जाएगा इसका। ओके, परमाणु में एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है। यह एक प्रकार का रेडियो एक्टिव क्षय होता है। बीटा क्षय के दौरान परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 1 जाती है तथा प्रोटॉन की एक संख्या बढ़ जाती है। यदि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण
समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं तो कणों को उनके वेग के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। बढ़ते हुए में सबसे कम स्पीड से सबसे हाई स्पीड तक जाना है आपको, तो अल्फा कण सबसे कम, फिर न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। ओके, अगला है आपका, यदि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है तो इसकी द्रव्यमान संख्या 40 है, तो निम्न में कौन सा तत्व कैल्शियम का संभारिक परमाणु होगा। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। वह तत्व जिसमें 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन हो वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम का संभारिक परमाणु हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। किस नाभिक के कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है, तो ये न्यूट्रिनो में होता है। बी आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है आपका 9 नंबर कि आणविक संरचना के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही दिया हुआ है। आणविक संरचना के बारे में जो यहाँ पर सही दिया हुआ है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यही यहाँ पर आणविक संरचना का सबसे सटीक उदाहरण दिया हुआ। नाभिक न्यूक्लियस होता है। अगले पर चलते हम लोग, देखिए यहाँ पर, और एनर्जी लेवल तो आपको पता ही होगा, बोर्स वाला KLMN अलग अलग लेवल होता है। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म कण प्रतिकण युग्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो होते हैं कण वो उनके प्रतिकण होते हैं। दिए गए युग्मों का कथन ए है, कण व प्रतिकण युग्म है। अधिकतर कणों का अनुरूप उनसे संबद्ध एक प्रतिकण होता है, उसका अपोजिट होता है, जिसका द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर होता है, जबकि विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। उदाहरण स्वरूप इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण धन आवेशित प्रति इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होता है। ओके, इसलिए यहाँ पर प्रतिकण लिखा हुआ है या पॉजिट्रॉन लिखा हुआ है। ए आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनो, क्वार्क और फेनॉन, आप इसको मैच करना है आपको। एक बार मैच कीजिए। इधर कण दिया हुआ, इधर उनकी विशिष्टता दी हुई है। पॉजिट्रॉन की विशेषता क्या हो जाएगी, ए का 3 हो जाएगा आंशिक प्रचक्रण, और बी का 1 न्यूट्रिनो का आंसर हो जाएगा शून्य द्रव्यमान। उसके बाद से क्वार्क का क्या हो जाएगा, आंशिक आवेश होता है। फेनॉन का मतलब हो जाएगा पूर्णांक प्रचक्रण। इसका अंग्रेजी अगर मुझे पता होता तो मैं भी आपको बता देता, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका देख सकते हैं आप। ओके, आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में इसके आगे का करेंगे हम लोग। केमिस्ट्री भी शुरू कर दिया है मैंने, और फिजिक्स आपका ख़त्म हो गया है, बायो भी ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। आप जाकर वीडियो देखिएगा, अरिहंत NCERT साइंस नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारे के सारे आपको वीडियो मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।